हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट साइंस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का जो हमारा चैप्टर 8 है। और चैप्टर 8 क्या है हमारा? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। जो जीव होते हैं वो जनन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आया जनन। अब जनन क्या होता है? जनन को ही इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। जनन या रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अपने ही जैसे संतति को उत्पन्न करना। संतति यानी अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करना। ठीक, ठीक। जनन का क्या मतलब होता है? अपने ही जैसे संतान को क्या करना? उत्पन्न करना। ठीक, वैसे ही अगर मान लो हम बात करें एक एनिमल की, एनिमल में मान लो हमारा एक डॉग है, तो जो डॉग का बच्चा होता है वो भी कैसा होता है? कुत्ते के जैसा ही होता है। जो कुत्ते का एक बच्चा होता है वो कैसा होता है? कुत्ते के जैसा ही होता है। और उसके बाद से ठीक इसी प्रकार से अगर बात करें, मान लो कोई और एनिमल है, उसका मान लो हमारा एलिफेंट है, तो एलिफेंट का जो चाइल्ड होगा कैसा होगा? एलिफेंट जैसा ही होगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन का जो चाइल्ड होता है वो कैसा होता है? ह्यूमन जैसा ही होता है, मनुष्य जैसा ही होता है, यानी कि मनुष्य के ही लक्षण उसके अंदर होते हैं। ठीक, उसी प्रकार से अगर बात की जाए, मान लो कोई प्लांट है हमारा, एक कोई प्लांट है, मान लो ये हमारा आम का प्लांट है। ठीक, अगर इस प्लांट का, आम के प्लांट का हम लोग बीज लगा रहे हैं तो उससे क्या होगा? आम का ही प्लांट तैयार होगा। ठीक, अगर आम का प्लांट है या मान लो कोई और फल है और कोई फ्रूट है हमारा, मान लो एप्पल है, अगर हम लोग उसका एप्पल का बीज लगाएंगे तो उससे क्या होगा? एप्पल का ही प्लांट तैयार होगा, मैंगो का तो होगा नहीं। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जनन बोल रहे हैं। ठीक, जनन यानी कि अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करना। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव क्या करते हैं? अपने ही जैसे जीव को प्रोड्यूस करते हैं, अपने ही जैसे जीव को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। ठीक, जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सजीव क्या करते हैं? अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करते हैं। तो जनन कैसी प्रक्रिया है? जिसमें सजीव क्या करते हैं? अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न करते हैं। जनन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो लिविंग होते हैं वो क्या करते हैं? अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि जो एक लिविंग होता है, जो एक सजीव होता है, वो अपने ही जैसे बच्चे को क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्यों उत्पन्न करते हैं। ठीक, आखिर ऐसी क्या बात है, आखिर ऐसी क्या बात है जब हम लोग एक आम का प्लांट का बीज लगाते हैं या किसी और फल फ्रूट का बीज लगाते हैं तो उससे क्या होता है? जिस चीज़ का बीज लगाते हैं वही होता है। ठीक, मान लो ये किसी एप्पल का हमारा प्लांट है। ठीक, अगर इस एप्पल का प्लांट का हम लोग बीज लगा रहे हैं तो इससे क्या होगा? एप्पल का ही प्लांट तैयार होगा। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। या फिर ऐसी क्या बात है कि जो एक ह्यूमन का चाइल्ड होता है, मनुष्य का चाइल्ड होता है, वो मनुष्य के ही जैसा होता है, यानी कि मनुष्य के ही अंदर उसके लक्षण होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को यही देखना है कि आखिर जो सजीव होता है अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को क्यों प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए आपने एक वर्ड सुना होगा, डीएनए। ठीक, क्या? डीएनए। तो इसी को हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है कि डीएनए के थ्रू माता पिता के जो गुण होते हैं कैसे उसके संतान में आते हैं। ठीक, डीएनए के थ्रू जो माता पिता के गुण होते हैं वो कैसे उसके संतान में आते हैं। तो इसको जानने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी
सजीव होते हैं उसकी बॉडी किससे मिलके बनी होती है? सेल से मिलके बनी होती है। ठीक, चाहे मेरा कितना भी बड़ा से बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म हो गया, कोई छोटा से छोटा मेरा ऑर्गेनिज्म हो गया, सब किससे मिलके बने होते हैं? नंबर ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। या मेरा अर्थवॉर्म हो गया, या कोई छोटा से छोटा कोई ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक, या बड़ा से बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म, मान लो हमारा शार्क हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सब किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके ही बने होते हैं। तो ये हमारा क्या है? एक सेल है। सेल को क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका। ये हमारा कोई एक सेल है और इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। जितने भी सजीव होते हैं उनके अंदर क्या होता है? सेल होता है, और सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है। जितने भी लिविंग होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। सेल के अंदर क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। हमारा क्या होता है? गुणसूत्र होता है। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी किससे मिलके बनी होती है? सेल से ही मिलके बनी होती है। और सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, यानी कि गुणसूत्र पाया जाता है। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे जो क्रोमोसोम होता है। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे जो क्रोमोसोम होता है उसकी संख्या क्या होती है? एकदम फिक्स होती है, एकदम निश्चित होती है। अगर हम बात करें क्रोमोसोम की यानी कि गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो एकदम फिक्स होती है। क्या होती है? एकदम निश्चित होती है। जैसे कि हम बात करें एक मनुष्य की, मान लो ये मेरा कोई ह्यूमन है, इसके अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ठीक, ह्यूमन के अंदर गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? 46 होती है। और बात करें मटर की, मान लो मेरा क्या है? पी है, ये तो हो गया हमारा ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। सारे लोग याद रखेंगे ह्यूमन के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। वैसे ही हम बात करें अगर मटर की, मान लो हमारा पी है, मटर है, मटर के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। ठीक, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? एकदम फिक्स होती है, एकदम निश्चित होती है। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे कि जो ये हमारा क्रोमोसोम होता है वो बना किस चीज़ का होता है? ठीक, हमारा जो गुणसूत्र होता है वो बना किस चीज़ का होता है? तो क्रोमोसोम जो हमारा बना होता है किससे? डीएनए से प्लस प्रोटीन। क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए का प्लस प्रोटीन का। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी बॉडी किससे मिलके बनी होती है? सेल से मिलके बनी होती है। और इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और इस क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। इस क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। और इस डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। अब ये जीन क्या होता है? डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। और जीन क्या होता है? तो डीएनए का ही एक टुकड़ा होता है। जीन क्या होता है? डीएनए का एक टुकड़ा होता है जो बहुत सारे कार्य को क्या करता है? करता है। और आगे क्या करेगा? बहुत सारे प्रोटीन्स का भी निर्माण करेगा। और ये जीन करता क्या है? जो माता पिता के गुण होते हैं, जो पेरेंट्स के गुण होते हैं, उसके संतान तक ले जाता है। जीन क्या करता है? जो माता पिता के गुण होते हैं उसके संतान तक ले जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इतनी सारी बातें देख ली कि जो लिविंग है, सजीव है, सजीव के अंदर क्या होगा? कोशिका होगा। कोशिका के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा। अब क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा? डीएनए होगा। और डीएनए के में क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। और जीन क्या करता है? माता पिता के गुण को उसके संतान तक ले जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डीएनए के कारण ही, जीन के कारण ही जो माता पिता के गुण हैं उसके संतान तक जाते हैं। ठीक, डीएनए के कारण ही, जीन के कारण ही माता पिता के जो गुण हैं वो कहाँ? उसके संतान तक जाते हैं। इसके बाद इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे और हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक हमारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
यानी कि अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, और दूसरा क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो उसमें एक होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक, यानी कि एकल जीव ही क्या करते हैं नए जीव को उत्पन्न करते हैं। फिर अगर बात की जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें क्या होता है दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, एक होता है हमारा मेल और एक होता है फीमेल। तो इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, यानी कि अमीबा क्या होता है एकल जीव होता है। अमीबा क्या होता है एकल जीव होता है, और जो अमीबा होता है उसमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है द्विखंडन विधि द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, द्विखंडन विधि यानी कि बाइनरी फ्यूजन। अमीबा में कैसा रिप्रोडक्शन होता है द्विखंडन विधि द्वारा यानी कि बाइनरी फ्यूजन द्वारा, ये हमारा एन है, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। अब ये द्विखंडन क्या होता है, तो देखो द्विखंडन का मतलब होता है मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो मेरा कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक, और ये क्या होगा बीच से टूट जाएगा और एक ऑर्गेनिज्म से क्या होगा दो ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा, यही हमारा क्या कहलाता है द्विखंडन कहलाता है। इसको हम लोग आगे पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग ये समझ लीजिए बस कि जो द्विखंडन होता है उसमें क्या होता है बीच से ये टूट जाता है और यहाँ पे एक जीव से क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म से क्या होता है दो ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। वैसे ही अगर हम लोग अमीबा की बात करें तो अमीबा में कैसा रिप्रोडक्शन होता है द्विखंडन विधि द्वारा। तो मान लो ये मान लो हमारा अमीबा है, ठीक, ये हमारा क्या है अमीबा है, और इस अमीबा में क्या होगा ये बीच से टूट जाएगा और यहाँ पे एक अमीबा से क्या होगा दो अमीबा का निर्माण होगा, एक अमीबा से क्या होगा दो अमीबा का निर्माण होगा। तो यहाँ पे जो अमीबा है इसका जो चाइल्ड होगा जो संतान होगा वो भी कैसा होगा अमीबा के जैसा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आप लोग को बताया कि जो लिविंग होते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारा क्रोमोसोम, और उस क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है डीएनए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो मेरा डीएनए है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा डीएनए आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हमारा प्रेजेंट होगा डीएनए, और ये डीएनए क्या करता है जो अमीबा का गुण है उसके संतान तक लेके आएगा। डीएनए क्या करेगा अमीबा का जो गुण है उसके संतान तक लेके आता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो अमीबा है अमीबा का गुण उसके नेक्स्ट जनरेशन में किसके द्वारा आ रहा है तो डीएनए के द्वारा आ रहा है। वैसे ये तो हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोग ने क्या देखा कि इसका एग्जांपल क्या हो जाता है अमीबा हो जाएगा, क्योंकि अमीबा क्या होता है एकल जीव होते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो एकल जीव होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेंगे अमीबा का। तो जो अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो द्विखंडन विधि द्वारा होता है। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि द्विखंडन में क्या होता है कोई ऑर्गेनिज्म है बीच से टूट जाता है और एक अमीबा से एक ऑर्गेनिज्म से क्या होता है दो ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। वैसे ही हमारा अमीबा क्या है ये बीच से टूट जाएगा और एक अमीबा से क्या होगा यहाँ पे दो अमीबा का निर्माण होगा, और यहाँ पे जो अमीबा है जो इसका संतान है वो भी कैसा होगा अमीबा के जैसे होगा। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे लैंगिक जनन की यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने अभी आप लोग को बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, एक होता है हमारा मेल और एक होते हैं हमारा फीमेल। ठीक, ये मान लो हमारा क्या हो गया मेल हो गया, ये हमारा क्या हो गया फीमेल हो गया। और जो मेल होता है उसमें क्या बनता है स्पर्म बनता है,
ये क्या है मेरा स्पर्म है, यानी कि शुक्राणु। स्पर्म यानी कि शुक्राणु। और जो फीमेल होता है उसमें क्या बनता है हमारा, ओवम बनता है। ओवम यानी कि अंडाणु। जो मेल होता है उसमें क्या बनता है, स्पर्म बनता है, और जो फीमेल होता है उसमें क्या बनता है, ओवम बनता है। ठीक, स्पर्म यानी कि शुक्राणु, ओवम यानी कि अंडाणु। और आप लोग को पता होगा कि जो स्पर्म होता है ह्यूमन का सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। ठीक, जो स्पर्म होता है ह्यूमन का क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, और जो ओवम होता है वो ह्यूमन का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। ठीक, यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे इसको कि जो स्पर्म होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन में, और जो ओवम होता है सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। ठीक, तो मेल में क्या बना, स्पर्म बना, और फीमेल में क्या बना, ओवम बना। तो मेल में क्या जनरेट हो रहा है, स्पर्म, और फीमेल में ओवम। तो जो मेल होता है, मेल यानी कि फादर, और फीमेल यानी कि मदर। ठीक, मेल यानी कि फादर, फीमेल यानी कि मदर। तो मेल का गुण किस में आया, जो फादर है फादर का गुण किस में आया, स्पर्म में आया। और जो फीमेल है, फीमेल यानी कि मदर है, मदर का गुण किस में आया, ओवम में आया। कैसे आया, डीएनए के थ्रू आया। तो यहाँ पे हमारा क्या है, डीएनए प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी हमारा क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। ठीक, स्पर्म में भी क्या प्रेजेंट है हमारा, डीएनए, और ओवम में भी हमारा क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। फिर इस स्पर्म और ओवम के मिलने से क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। स्पर्म ओवम का मिलने से क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। फिर स्पर्म और ओवम के मिलने से क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। तो इन दोनों का डीएनए क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक, यानी कि जो फादर और मदर का जो डीएनए है किस में आया, जाइगोट में आया। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो मनुष्य है, मनुष्य का गुण किसके द्वारा उसके संतान में आ रहा है, डीएनए के द्वारा आ रहा है। मनुष्य का जो गुण है किसके द्वारा उसके संतान में आ रहा है, डीएनए के द्वारा आ रहा है। और कैसे आया, तो स्पर्म और ओवम के थ्रू आया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो चाइल्ड है, जो संतान है, उसमें फादर का भी गुण आ रहा है और मदर का भी गुण आ रहा है। और किसके द्वारा आ रहा है, तो डीएनए के द्वारा आ रहा है। तो इसके बाद तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे माता पिता का जो गुण है उसके संतान में आ रहा है, तो जो संतान होगा एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स के जैसे ही होगा कि उसमें कुछ वेरिएशन आएगी, विभिन्नता आएगी। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।